पॉइंट कैलिमरे अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये नागपट्टिनम तमिलनाडु में स्थित है। पॉइंट कैलिमरे। ब्लैक बग मृग जो है यहाँ पाया जाता है, इसी की सुरक्षा के लिए इस अभयारण्य का निर्माण किया गया था। रामसर स्थल है, प्रमुख रामसर स्थल है भारत का। जल पक्षियों के लिए भी विख्यात है। यहाँ ग्रेटर फ्लेमिंगो जैसे जल पक्षी पाए जाते हैं, जिसके कारण ये पर्यटन गतिविधियों के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल माना जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा। यहाँ पे कुछ गतिविधियां ऐसी की गई हैं कि और ज़्यादा लोगों को और यहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको और ज़्यादा सुविधा हो। लखनऊ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती, ध्यान रखिएगा इस वर्ष 148वीं जयंती थी इनकी। यहाँ रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ? लखनऊ में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा ये आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 6वां सत्र आयोजित हुआ। ISA का 6ठा सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। इसके साथ ही 4 देशों का नाम याद रख लीजिए, मलावी, फिजी, सेशेल्स और किरीबाती। इन 4 देशों में 4 प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और इन परियोजनाओं को इन देशों को सौंपा गया, मलावी, फिजी, सेशेल्स और किरीबाती। परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। इसके तहत जो जानकारी दी गई है, भारत में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख अर्थात 1,68,000 लोगों की मृत्यु हो गई। ये जो मृत्यु की घटनाएं हैं 2021 की तुलना में 9.4% बढ़ी हैं। वहीं अगर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या की बात करें तो 2021 की तुलना में इनमें 1.19% की वृद्धि हुई है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 67वां राष्ट्रीय स्कूल खेल शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस समय 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हो रहे हैं, गोवा में चल रहे हैं। ये 67वां राष्ट्रीय स्कूल खेल है। राष्ट्रीय स्कूल खेलों की जो शुरुआत हुई थी जम्मू कश्मीर के युवाओं को पथभ्रष्ट होने से, आतंकवाद की दिशा में जाने से बचाने के लिए, देश के साथ उनको जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित हुई, बक्सी स्टेडियम में शुरू हुई। इसमें 2 खेलों को शामिल किया गया है। इसमें 2 खेलों को शामिल किया गया है, अंडर 19 फुटबॉल और अंडर 17 वॉलीबॉल। टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में तीसरे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत के तटरक्षक बल के प्रमुख राकेश पाल हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया। कहां पर? जापान के टोक्यो में। हाल ही में किस अरब देश में या किस मुस्लिम कंट्री में भव्य रामलीला प्रदर्शन का आयोजन हुआ? तो दुबई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। बैलन डी'ओर पुरस्कार, जिसको फुटबॉल की श्रेणी में अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है, पुरुष वर्ग में लियोनल मेसी को अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। रिकॉर्ड 8वीं बार ये पुरस्कार मिला। 2009 में इनको पहला पुरस्कार मिला था। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं उनसे ये 3 कदम आगे हैं इस पुरस्कार को पाने के क्रम में। महिला श्रेणी में ये पुरस्कार एटाना बोनमती को, स्पेन की महिला खिलाड़ी हैं, इनको मिला। अमेठी, उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन। ये जो पेय संयंत्र है लधानी समूह के द्वारा निर्मित किया गया है। UST एक महत्वपूर्ण कंपनी है, डिजिटल क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी डिजिटल कंपनी है। आदित्य बिरला समूह के द्वारा CSR गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस कंपनी को महात्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कैमैन द्वीप समूह या कैमैन आइलैंड ये कैरेबियन सी में स्थित है। वर्तमान में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में यह आता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे सूची से इसको हटा दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना G7 के द्वारा की गई थी 1989 में। G7 के जो देश हैं इनकी पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण रखने के लिए 1989 में स्थापना हुई थी। तब भारत ने कहा था कि इसमें आतंकवाद भी शामिल होना चाहिए, लेकिन अमेरिका तब आतंकवाद को मानता नहीं था। आतंकवाद पर
वो ये नहीं मानता था कि ये वैश्विक समस्या है, लेकिन जब 2001 में आक्रमण अमेरिका में होता है तो अमेरिका समझ जाता है कि भैया ये वैश्विक समस्या है। इस जहर को इस जहर का असर जो है कहीं भी हो सकता है, ये किसी को काट सकता है ये सांप जो है। तो 1989 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2001 के बाद इसमें आतंकवाद भी शामिल हुआ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एफएटीएफ के टी राजा कुमार हैं। एफएटीएफ के कुल 38 सदस्य हैं जिसमें भारत भी शामिल है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। दीनानाथ राजपूत द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया है। विहान ताल्या बेंगलुरु के 10 वर्षीय अद्भुत बालक हैं भाई। फोटोग्राफी का ऑस्कर इन्होंने जीत लिया। फोटोग्राफी का ऑस्कर कहे जाने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। इतनी कम उम्र में बड़ी उपलब्धि है। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय लंदन के द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हाल ही में किस राज्य के राजभवन स्थित सिंहासन कक्ष का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। चांगवान दक्षिण कोरिया का शहर है जहां पर 15वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित हो रहे हैं। यहाँ पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो भारतीय शूटर हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया? तो नई दिल्ली में। त्रिंकोमाली श्रीलंका का शहर है। पूछेगा कि कहाँ पर हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन किया गया? त्रिंकोमाली श्रीलंका में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रक्षा मंत्री के द्वारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। नंदिनी दास ये भारतीय मूल की लेखिका हैं। इनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, भारत के इतिहास में मुगलों का ब्रिटिशों का क्या प्रभाव रहा है, इसको बताती हुई ये पुस्तक है। इसके लिए इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत यूएसए के मध्य 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित होने वाली है 10 नवंबर को। आपको बता दें कि पहली जो 2+2 वार्ता हुई थी, 2+2 का मतलब होता है कि दो मंत्रालय जब एक साथ एक मंच पर आते हैं दो देशों के, तो 2+2 वार्ता कही जाती है। तो पहली 2+2 वार्ता भारत की अमेरिका के साथ ही हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के समय 2018 में, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और यूएसए के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भाग लेते हैं। इसके बाद भारत ने रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ और अभी कुछ दिन पहले यूके के साथ भी 2+2 वार्ता की है। लेकिन यूके के साथ जो 2+2 वार्ता रही वो मंत्री स्तरीय न होकर अधिकारी स्तर पे हुआ, लेकिन वार्ता तो 2+2 रही। तो पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूएसए, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया से प्रॉपर 2+2 वार्ता अर्थात दो दो मंत्रियों की जो वार्ता हुई है अब तक संपन्न हुई है। ये भारत अमेरिका के मध्य 5वीं 2+2 वार्ता है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इनके क्रमशः समकक्ष जो है रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भाग लेंगे। स्वीप ये क्या है? तो व्यवस्थित मतदाता शिक्षा व चुनावी भागीदारी एक कार्यक्रम है भारतीय निर्वाचन आयोग का मतदाता जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अभी हाल ही में इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको विस्तारित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में चुनावी साक्षरता पर सामग्रियां जोड़ी जाएंगी। राजेंद्र मेनन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण वैधानिक संस्था है, एक विधि के द्वारा निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि यह एक सैन्य न्यायाधिकरण है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। रक्षा मंत्रालय इसको नियंत्रित करता है। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस। इसके अलावा इसके सदस्यों में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य होते हैं। रितिका हुड्डा अंडर-23 महिला कुश्ती विश्व चैंपियनशिप जो कि अल्बानिया में आयोजित हो रहा है, इसको जीतने वाली, चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पहली भारतीय महिला इसलिए क्योंकि अमन सहरावत पिछले वर्ष अंडर-23 चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। तो पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई हैं? रितिका हुड्डा। 76 केजी वर्ग में फाइनल में इन्होंने अमेरिका की पूर्व अंडर-20 विश्व चैंपियन
कैनेडी ब्लेड्स को हराया है। कोस्टा सेरेना क्या है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में, कहाँ पे? मुंबई में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का शुभारंभ किया, जिसका की नाम कोस्टा सेरेना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2016 से ही, अर्थात पहली बार ये 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में घोषणा की थी कि 5 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय कैबिनेट मंत्री अर्थात स्वास्थ्य मंत्री भारत में हर्षवर्धन थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसको नोबेल विजेता मैडम क्यूरी के जन्मदिवस के अवसर पर 7 नवंबर को, जो कि होता है, मनाया जाता है। मैडम क्यूरी का योगदान कैंसर चिकित्सा में देखते हुए इस दिवस की पहचान की गई राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के लिए। चेन्नई यूनेस्को के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के साथ 10वीं दक्षिण एशियाई बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क बैठक का आयोजन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया। इसका आयोजन 3 नवंबर को हुए विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के अवसर पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी फिर से श्री सोमनाथ ट्रस्ट के जो मंदिर है उसमें जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष बनाए गए। सुरेंद्र अधाना संयुक्त राष्ट्र सलाहकार परिषद या सलाहकार समिति, जिसमें 21 सदस्य होते हैं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के, इसके लिए पुनः चयनित कर लिए गए हैं। तो भारतीय सुरेंद्र अधाना को संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में पुनः चयनित कर लिया गया है। प्रवीण मधुकर सीबीआई के संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं। कौन? प्रवीण मधुकर। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? तो डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के द्वारा वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांति लाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? प्रोजेक्ट कुशा। मुंबई में रेगाटा 2023 का आयोजन हो रहा है। रेगाटा 2023, जिसको कि भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन रेगाटा भी कहते हैं, इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है। हाल ही में किस देश में भूकंप से तबाही आ गई, जिसके कारण भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए? तो नेपाल में। नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी जिसका नाम मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि ये कला प्रदर्शनी एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित की गई। मिनटमैन 3 ये अमेरिकी वायुसेना के द्वारा अभी हाल ही में परीक्षण किया गया परमाणु सक्षम मिसाइल है। क्या नाम है इसका? मिनटमैन 3। दुबई वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित हुआ। कहाँ पर? दुबई, यूएई में। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, सीटीबीटी है, इससे हाल ही में किस देश ने अनुसमर्थन रद्द कर दिया? तो रूस ने ये साथ में कहा कि हम ये जो परीक्षा अनुसमर्थन रद्द कर रहे हैं, इससे हमारी परमाणु नीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि हमने यह करके अमेरिका की जो स्थिति है इस टीटी के संबंध में, आपको बता दें कि अमेरिका ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। तो रूस ने कहा मैं ही क्यों करूं अकेला अनुसमर्थन, अमेरिका नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा, तो मैं भी उसी स्थिति में आ रहा हूं जो अमेरिका की है। हीरालाल समरिया ये भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। इन्होंने कल ही पद की अपने शपथ ली। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त भी ये बन गए हैं। इन्होंने वाई के सिन्हा जो कि 11वें मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका स्थान लिया है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त भारत के वजाहत हबीबुल्लाह थे। आप लोग पूरी लिस्ट याद रख लीजिएगा, पूछता है, क्रम से पूछ लेता है। समिति की बात करें तो प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री, ये 3 लोग रहते हैं एक कमेटी में। इस कमेटी की सिफारिश पे राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। अमृत मिशन जो कि शहरों के कायाकल्प के लिए, उसमें परिवर्तन के लिए चलाया गया था, 2015 25 जून 2015 को आरंभ किया गया था। इसके तहत हाल ही में जल दिवाली वुमन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमन अभियान का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें अमृत मिशन का जो क्रियान्वयन, जो नोडल मंत्रालय है वो शहरी और आवासन मंत्रालय। हाल ही में शहरी आवासन मंत्रालय के द्वारा दिवाली को अच्छे से मनाने के लिए स्वच्छ दिवाली और शुभ दिवाली अभियान भी शुरू किया गया।
एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। कोई खिलाड़ी आउट होता है तो वो जब पेविलियन जाता है तो पेविलियन से आप देखते होंगे दौड़ करके एक दूसरा खिलाड़ी उसका स्थान लेता है। तो इसमें एक निर्धारित समय है। उस निर्धारित समय से अगर लेट कर देगा खिलाड़ी पवेलियन से आने में बल्लेबाजी करने के लिए, तो उसको टाइम आउट दिया जा सकता है। अभी तक हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार हुआ, वो भी विश्व कप में हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार किसी को टाइम आउट दिया गया है, किसी खिलाड़ी को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दिसंबर में जो खत्म हो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आपको बता दें इसका लगातार विस्तार किया गया है। जून 2000 जब 20 में स्टार्ट किया गया था कोविड के टाइम में, लगातार इसका विस्तार किया गया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि ये 5 वर्षों के लिए और बढ़ाया जाएगा। दिसंबर में जैसे ही खत्म होगा उसके ठीक पहले आप देखेंगे कैबिनेट ये घोषणा करेगी। हालांकि अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, इसके बाद कैबिनेट घोषणा कर दी मतलब हो गया। कुल मिलाकर के 5 kg मुफ्त अनाज गरीबों को इसके अंतर्गत दिया जाता है। हॉकी एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आयोजित हुई। रांची में हुए फाइनल मैच में भारत ने जापान को हराकर कितने से हराया? 4-0 से हरा करके दूसरी बार ये ट्रॉफी जीत ली। पहली ट्रॉफी भारत ने सिंगापुर में जीती थी 2016 में। बांग्लादेश 2025 में आयोजित होने वाले 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसकी मेजबानी बांग्लादेश को प्राप्त हो गई है। मैं भी ये प्रश्न पूछ ले। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड 49 शतकों की इन्होंने बराबरी कर ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप के एक मैच के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। फिडे ग्रैंड स्विस ओपन शतरंज टूर्नामेंट महिला श्रेणी में आर वैशाली ने और पुरुष श्रेणी में विदित गुजराती ने जीत ली। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। IPMDA इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल एक पहल है। किसकी पहल है? तो क्वाड देशों की पहल है। क्वाड देशों में कौन कौन आते हैं? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में क्वाड समूह के द्वारा डार्क शिपिंग को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि व्यापार इन देशों का ज़्यादातर महासागरों के माध्यम से होता है, तो उसमें जो डार्क गतिविधियां हैं, गलत गतिविधियां हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए IPMDA इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ये पहल शुरू की गई है। पूछेगा किस ग्रुप के द्वारा? तो क्वाड ग्रुप के द्वारा। नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा इंडियन डेवलपमेंट मॉडल पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रश्न पूछेगा कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर इंडियन डेवलपमेंट मॉडल पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। पूछ सकता है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा मजबूत, सतत व संतुलित विकास पर G20 वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। दोनों का आंसर नई दिल्ली होगा। दिशा अर्थात डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस योजना, एक प्लान है जिसको 2021 में शुरू किया गया था और 2026 में इसको समाप्त होना है। अर्थात इसकी जो ड्यूरेशन है 2021 से 2026 है। इसके तहत चलाई गई कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम दिशा के अंतर्गत चलाई जा रही थी। यह कार्यक्रम LLLAP 6 लाख लोगों तक पहुंचा। अभी हाल ही में सरकार ने जानकारी दी है। तो प्रश्न दिशा से आ सकता है, भले ही LLLAP से ना आए, ध्यान रखिएगा। कृषि 24/7 ये क्या है? तो कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से विकसित स्वचालित कृषि समाचार निगरानी व विश्लेषण के लिए पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालन समाधान है। तो कृषि 24/7 किसने लॉन्च किया, किसके सहयोग से किया, ये दूसरी बात। तीसरी बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालन समाधान है किसानों की मदद के लिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा व कौशल परिषद की बैठक हुई। आपको पता है कि इसी वर्ष के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर आए थे और उन्होंने यहाँ पर समझौता किया
कि भारत की जो डिग्री है ऑस्ट्रेलिया में मान्य होगी, ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भारत में मान्य होगी। तो ये समझौता हुआ। दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया के डिकिंस विश्वविद्यालय का कैंपस और अन्य कुछ विश्वविद्यालयों के कैंपस गुजरात में खोले जाएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए पहली ऑस्ट्रेलियाई भारत शिक्षा व कौशल परिषद बैठक गांधीनगर में आयोजित हुई। प्रश्न पूछ सकता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर भी आए थे, तो जेसन क्लेयर नाम रट लीजिएगा। आईआईटी मद्रास, इसने जांजीबार तंजानिया में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाली देश की पहली आईआईटी हो गई है आईआईटी मद्रास। सीओई एटमैन या एटमैन क्या है पूछ सकता है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए इसको बनाया गया है, सीओई एटमैन को। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, हाल ही में भारत से 302 रनों की करारी हार श्रीलंका की हुई। शर्मनाक हार के बाद वहां के खेल मंत्री ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया। चिली, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य हो गया। इसने अभी पुष्टि कर दी है संधि की, तो चिली 95वां सदस्य बना है आईएसए का। डीप फेक है क्या? किसी के वीडियो फोटो से डिजिटल छेड़छाड़ के द्वारा परिवर्तन करना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है। इसका दुरुपयोग हाल ही में सामने आया है। डीप फेक कॉन्सेप्ट के लिए याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसने हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसके 2 आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। पूछेगा कि कितने लोग लगभग संक्रमित हुए टीबी से 2022 में, तो 10.6 मिलियन लोग, जो कि 2021 में 10.3 मिलियन जो संक्रमित लोग थे उनके अनुमान से ज़्यादा है। कितने लोगों में पता चला, निदान डायग्नोज कितने लोगों में हुआ टीबी, तो 7.5 मिलियन लोगों में डायग्नोज किया गया, निदान किया गया 2022 में 7.5 मिलियन लोगों का। क्लुचेवस्काया ज्वालामुखी, या जिसको क्लुचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी भी कहते हैं, यूरोप और एशिया के भाग जो हैं उनका सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। रूस के कमचटका द्वीप पर यह स्थित है। अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। तो पूछेगा क्लुचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कमचटका प्रायद्वीप पे स्थित है, रूस के। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त हुए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन है। साब, ये स्वीडिश रक्षा निर्माण कंपनी है। भारत में 100% एफडीआई मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी बन गई है साब। नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया के, 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब इन्होंने जीता है। तमिलनाडु, अभी हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन आरंभ किया? तो तमिलनाडु ने। नीदरलैंड के द हेग में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक का आयोजन हुआ। तो दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नीदरलैंड के द हेग में। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। विश्व कप मैचों का सबसे तेज दोहरा शतक इन्होंने लगाया। वनडे जो विश्व कप चल रहा है इस समय, इस विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं अभी तक। विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। 2015 वाले विश्व कप में क्रिस गेल ने और उसके बाद मार्टिन गुप्टिल ने दोहरे शतक लगाए थे। वनडे क्रिकेट के इतिहास में देखें तो सबसे पहला किसके खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक ग्लेन मैक्सवेल ने मारा है? तो अफगानिस्तान के खिलाफ। वनडे में सबसे पहला दोहरा शतक किसने लगाया था? महिला खिलाड़ी थी बेलिंडा क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया की थी। 229 रन इन्होंने डेनमार्क के खिलाफ लगाए थे 1997 में। वनडे में सबसे पहला दोहरा शतक लगाने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन से थे? सचिन तेंदुलकर थे। 2010 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये 200 रन बनाए थे। पहला दोहरा शतक पुरुषों का लगाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों की बात हो रही है। गली क्रिकेट और जो
ए लेवल के क्रिकेट होते हैं या घरेलू क्रिकेट होते हैं, उसमें तो 2 रेस तक लगते आए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली आप सभी को। 10 नवंबर को शांति व विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2002 में मनाया गया था। यूनेस्को के तत्वाधान में इस दिवस को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही, बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। यूनेस्को के द्वारा 2022 में या 2022 को सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। वहीं 2021 से जो 30 है, इस दशक को यूनेस्को के ही तत्वाधान में सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान का दशक मनाया जा रहा है। यूनेस्को इस अवसर पर कलिंगा पुरस्कार भी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए देता है। हर 2 वर्ष में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2023 का यूनेस्को कलिंगा पुरस्कार एना मारिया सेट्टो को दिया गया। यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार भी है ये कलिंगा पुरस्कार। 1951 में इसको स्थापित किया गया था। आपको पता है कलिंगा पुरस्कार, कलिंगा तो भारत में है, यूनेस्को क्यों इस नाम से देता है? तो उसका कारण यह है, जिस तरीके से अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज उनके दान पर आधारित है वो, इसी तरीके से कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक पटनायक विजयानंद के दान के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना हुई है। इसको हर 2 वर्ष में दिया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2008 में इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती भी इसी दिन होती है। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को कहाँ हुआ था? भारत में नहीं हुआ था, मक्का सऊदी अरब में हुआ था। 12 वर्ष के बड़े कुशाग्र थे ये। तो 12 वर्ष की उम्र में ही नैरंग ए आलम पत्रिका इन्होंने शुरू कर दी थी। क्या? नैरंग ए आलम नामक पत्रिका इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में शुरू कर दी थी। और आपको बताएं कि इन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की आलोचना भी इसी समय की थी। तो इतने ये दक्ष हो चुके थे। इन्हीं के समय जब ये शिक्षा मंत्री थे, तो आईआईटी और यूजीसी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना हुई। इनके बारे में बात करें तो खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, कांग्रेसी जो आंदोलन थे उसमें नेतृत्वकर्ता थे, कांग्रेस के प्रमुख सदस्य रहे हैं। 1940 से 1946 तक लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1923 में कोकोनाडा में इन्होंने की थी। मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस की अध्यक्षता करके सबसे कम उम्र के कांग्रेसी अध्यक्ष बन गए थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पूछता है। अल हिलाल, ये साप्ताहिक था, 1912 में इन्होंने शुरू किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा इसको बंद करा दिया गया था। इसके बाद इन्होंने 1914 में अल बागाह नामक साप्ताहिक, उर्दू साप्ताहिक दोनों थे, इसकी शुरुआत की थी। बाद में 1916 के आसपास अंग्रेजों ने इसको भी बंद करवा दिया था। अन्य प्रमुख रचना इनकी लिसान उस सुदुक, किसकी रचना है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इसके अलावा भी अन्य रचनाएं हैं जो याद करनी है आपको। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कुरान, गुबार ए खातिर, दर्श ए वफा, और सबसे महत्वपूर्ण जो है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि इनकी आत्मकथा भी है। संगीत नाटक एकेडमी 1953, साहित्य एकेडमी जिसकी स्थापना 1954 को हुई, और ललित कला एकेडमी जिसकी स्थापना 1954 को हुई। ये तीनों महत्वपूर्ण संस्थाएं भी संस्कृति के क्षेत्र में देखें तो इन तीनों संस्थाओं की स्थापना भी इन्हीं के शिक्षा मंत्री रहते हुए हुई थी। इसीलिए शिक्षा जगत में काफ़ी इनका योगदान है। 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। कब? 1992 में। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जो इस्लामिया विश्वविद्यालय है, नई दिल्ली में स्थित है। शुरुआत में इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में दिल्ली ट्रांसफर हो गया था। तो इस विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 2009 से ही इसको विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाते हैं 12 नवंबर को। निमोनिया से फेफड़ों को मुख्यतः इन्फेक्शन होता है, फेफड़े फूल जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, ध्यान न दिया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। इसके कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। वायरस के कारण भी होता है, जीवाणु के कारण भी होता है, फंगस या फफूंद के कारण भी होता है,
परजीवियों के कारण भी होता है, पैरासाइट्स के कारण भी होता है, और भी इसके अन्य कारण, जैसे दवाइयाँ कुछ गलत ले ली हैं तो उस वजह से भी, तो कई कारण इसके होते हैं, एक कारण केवल नहीं होता है। तो उन्हीं कारणों के आधार पर इसका इलाज भी चुना जाता है। राजकोट गुजरात में भारत बोटेनिक्स के द्वारा देश की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? राजकोट में। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में प्रधानमंत्री के द्वारा आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस को संबोधित किया गया। कहाँ पे? देहरादून में। एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें यह कहा गया है कि इस क्षेत्र में जो नौकरी करने वाले या रोजगार प्राप्त जो लोग हैं उनकी संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है, जिसमें 3.4 करोड़ महिलाएं हैं। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में दो महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं, आईपीईएफ और एपीईसी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये इन दोनों की बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें भाग लेने के लिए भारत से कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांग कार्मिकों के द्वारा संचालित मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया। किस कैफे का? मिट्टी कैफे का, जो पूरी तरीके से दिव्यांगों द्वारा संचालित है। मिका ये रोबोट है, दुनिया की पहली रोबोट सीईओ बनी है। ये डिक्टाकोर कंपनी यूएसए की है, इसने अपना सीईओ नियुक्त किया है मिका को। पूसा 2090 IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पराली जलाने से निपटने के लिए विकसित धान की नई किस्म है पूसा 2090। बिहार विधानसभा ने हाल ही में SC ST OBC व EBC के लिए आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर के 65% करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। तो ये 65% है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन न हो। 10% जो EWS आरक्षण है वो अलग है, और वो जुड़ करके कुल आरक्षण की सीमा 75% तक हो जाती है। तो कुल मिलाकर विधेयक पूछेगा तो 65%, और 10% EWS आरक्षण वो अलग है, तो कुल 75%। धन्वंतरी जयंती या धनतेरस जिसको कहते हैं, इसी दिन 2016 से भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाता है। विषय क्या है इस बार का? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। वन हेल्थ मतलब सभी जो मानव हैं, पशु हैं, जीव जंतु हैं, सभी की जो दवाएं हैं, जब भी उनकी चिकित्सा की जाए तो सबको ध्यान में रखकर की जाए। ये नहीं कि मानव के लिए अलग चिकित्सा प्रणाली की खोज हो रही है, पशुओं के लिए अलग। एक साथ करने पे क्या होगा कि देखिए, कई पशु हैं या जीव जंतु हैं जिनको कोई रोग होता है तो मानवों में फैलता है, मानव से मानव को भी फैलता है, मानव से पशुओं में भी फैलता है। तो वन हेल्थ इसी सिद्धांत पे आधारित है कि हेल्थ का जो काम है, हेल्थ स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो सभी के लिए, जो भी दवा बने वो सबके लिए हो। क्योंकि जड़ अगर कोई जंतु है तो उस जंतु में समाप्त भी होने की क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी मानव में फैल रहा है वो बीमारी, तो उसमें भी समाप्त होने की क्षमता होनी चाहिए। तभी संपूर्णतया किसी भी रोग का, किसी भी वायरस का या किसी भी संक्रमण का इलाज हो सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया जल सहयोग पर छठी कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित थी? नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा ट्रैवल मार्केट, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने भी भाग लिया। अतुल्य भारत ने विजिट इंडिया थीम के तहत यहाँ पर शानदार उपस्थिति दर्ज करवाई पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर ट्रैवल फॉर लाइफ, याद रखिए, ट्रैवल फॉर लाइफ अभियान शुरू किया गया सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नई दिल्ली नारी शक्ति टूवर्ड्स वुमेन लेड डेवलपमेंट पर G20 कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। सिक्किम नेशनल जियोग्राफिक सर्वे या नेट जियो के द्वारा 2024 के लिए 30 सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थलों की
सूची तैयार की गई है विश्व के 30 सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थल 2024 के। इसमें एकमात्र भारतीय स्थल जो है वो है सिक्किम। डॉक्टर सोमदत्त सिंह, इनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का, विभिन्न जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। इसका विषय है इस बार का टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ एनएचआरआई। भारत के एनएचआरआई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा ने यहाँ पर भाग लिया। कावा इजेन क्रेटर झील, कॉपरनिकस जो पर्यवेक्षण अभियान है उसके द्वारा अभी हाल ही में झील संबंधित एक चर्चा की गई है, तब से ये झील चर्चा में आ गई है। कावा इजेन क्रेटर झील, ये जावा द्वीप जो इंडोनेशिया का है यहाँ पर स्थित झील है। विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है HCl होता है, ये मतलब कि डाइल्यूट अवस्था नहीं है, कंसंट्रेटेड अवस्था में इस झील में उपस्थित हैं। तो आपको बता दें कि इस झील में कोई भी, अब जैसे एसिड नहीं होता है तो एकदम एसिड, आप कह सकते हैं एसिड झील ही इसको कहा जाता है। इसको खौलती हुई कढ़ाई के नाम से भी वहाँ पर स्थानीय रूप में जाना जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील है, कावा इजेन क्रेटर झील इसका नाम है, याद रखिएगा। अबंडेंस इन मिलेट्स, अभी हाल ही में चर्चा में है ये गीत, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिखा गया है इसको। सहयोगी जो लेखक लेखिका है पति पत्नी फाल्गुनी शाह और गौरव शाह हैं। ग्रैमी अवार्ड के लिए इस गीत को नामित किया गया है। प्रधानमंत्री का गीत है इसलिए महत्वपूर्ण है। अयोध्या दीपोत्सव 11 नवंबर 2023 को मनाया गया। एक साथ यहाँ पर 22,23,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1998 से इसकी शुरुआत मानी जाती है जापान से, बाद में कई देशों में मनाया जाने लगा और अब लगभग सभी देश 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वर्तमान में प्रयागराज नाम है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान सरकार ने 2022 से इसको मनाने की शुरुआत की है। तो इस वर्ष दूसरी बार जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। ये बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 में एक प्रधानमंत्री एक मिशन शुरू कर रहे हैं, एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये झारखंड के खूंटी जिले से शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री PVTG मिशन, जिसे बजट 2023-24 में शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री आज खूंटी से करेंगे। प्रगति मैदान दिल्ली में 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन हो रहा है। इसकी थीम क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वसुधैव कुटुंबकम, व्यापार के जरिए एकजुटता, इसकी थीम है इस बार की। भारत व विदेश की 3500 इकाइयाँ इसमें शामिल होंगी, अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाएंगी। जो भागीदार राज्य हैं इसमें बिहार और केरल हैं। वहीं फोकस राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है उसमें, इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, ये हाल ही में, या फिर सिर्फ आईना पूछ लेगा डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया, एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन सुविधा है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक का आयोजन हुआ। तो 6वीं बैठक थी भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की, कहाँ पर संपन्न हुई? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। पृथ्वीराज सिंह ओबेराय या PRS ओबेराय, जिनको भारत में आधुनिक होटल
मैनेजमेंट का जन्मदाता माना जाता है, आधुनिक होटल व्यवसाय का अग्रणी व्यक्ति माना जाता है, इनका निधन हो गया। ओबेरॉय समूह के ये मालिक थे, इनका निधन हो गया। नाम क्या था? पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। नई चेतना, देखिए नई चेतना पिछले वर्ष शुरू की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इस बार इसका दूसरा चरण नई चेतना 2.0 शुरू की जा रही है। लैंगिक हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान है ये। क्या नाम है इसका? नई चेतना। मंत्रालय कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि यही टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसके जो पूछे जा सकते हैं। तो 25 नवंबर से इसका दूसरा चरण प्रारंभ कर रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में। विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वां सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में। स्नैक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, ये एक संस्मरण है। किसका संस्मरण है? स्नैक मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले रामुलस वाइटेकर का, आर वाइटेकर का संस्मरण है। स्नैक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल। एडवांटेज स्वीट, ये भारतीय नाविक जहाज है जो फंस गया था ओमान की खाड़ी में, इसको वापस लाया गया है। नाम पूछ सकता है इसका एडवांटेज स्वीट। इक्स चिक क्या है? ये चिकनगुनिया का पहला टीका है जिसको अमेरिकी जो संस्था है FDA के द्वारा अनुमोदन दिया गया है। तो पूछ सकता है एसचिक किसका टीका है? तो चिकनगुनिया का टीका है। बोंगो सागर 23, ये चौथा संस्करण है बोंगो सागर अभ्यास का। और कारपेट का 5वां संस्करण। भारत बांग्लादेश के मध्य नौसैन्य अभ्यास हैं दोनों, जिन्हें विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी। एक कमीशन बनाया गया था जस्टिस JR मुधोलकर की अध्यक्षता में। उसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 4 जुलाई 1966 को। इसने अपना कार्य आरंभ किया था आज के दिन 16 नवंबर 1966 को। इसी उपलक्ष्य में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। जस्टिस JR मुधोलकर की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस कमीशन का गठन हुआ था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। एस्से किबो क्षेत्र हाल ही में चर्चा में है क्योंकि गुयाना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गया है इस मामले को। एस्से किबो क्षेत्र दरअसल गुयाना के प्रशासन में है, लेकिन वेनेजुएला के द्वारा दावा किया जाता है इसके लिए। तो वेनेजुएला और गुयाना के मध्य स्थित क्षेत्र है एस्से किबो क्षेत्र, और हाल ही में विवाद इस पर हुआ है, इसलिए प्रश्न आ सकता है। हाल ही में किस देश ने आभासी रूप में दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो भारत ने की है। ठीक है। बेली ब्रिज, देखिए ये चुंगथांग बेली ब्रिज है, लद्दाख वाला बेली ब्रिज नहीं पूछ रहा है। चुंगथांग बेली ब्रिज जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। किस नदी पर स्थित है? तीस्ता नदी पर। 200 फीट का ये बेली ब्रिज है। भारतीय सेना और BRO के द्वारा इसका निर्माण पूरा कर लिया गया है। तो चुंगथांग बेली ब्रिज पूछेगा एग्जाम में, किस नदी पर स्थित है? तीस्ता नदी पर। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सलमान रुश्दी, इनको पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। क्या मिला है? पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? किस हवाई अड्डे ने? तो भारत के किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? तो दिल्ली हवाई अड्डे ने, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुरू किया है। अभ्यास मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2023, इसका 9वां संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच ये संयुक्त अभ्यास होता है। फरीदाबाद हरियाणा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन होगा।
कब होगा? ये 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य होगा। कहाँ पर? फरीदाबाद, हरियाणा में। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारतीय रेलवे के द्वारा किसके सहयोग से ये ट्रेन चलाने की शुरुआत की जा रही है? आईआरसीटीसी के सहयोग से। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को इन्होंने छोड़ते हुए 50 शतक बना लिए हैं। वनडे विश्व कप में किसी भी संस्करण में सर्वाधिक रन का भी रिकॉर्ड इन्होंने सचिन तेंदुलकर का तोड़ दिया है। अभी एक और मैच खेलना है तो निश्चित रूप से और कुछ रन बनेंगे, तो फाइनली डिस्कस करेंगे। शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला या पहली महिला बन गई हैं। कौन? शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव इन्होंने यहां से छलांग लगाई है और ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हाल ही में आईसीसी के द्वारा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसके द्वारा किस बोर्ड को निलंबित कर दिया गया? तो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को। ब्रिटेन में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम कुछ हुए हैं, याद रखिएगा। वहां की, सॉरी, यहाँ गृह मंत्री होना चाहिए। भारतीय मूल की जो गृह मंत्री थी वहां पे सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, वो भी भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन थी वहां पर, उनको बर्खास्त कर दिया क्योंकि फिलिस्तीन के पक्ष में उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए थे। नए विदेश मंत्री वहां पर कौन बनाए गए हैं? डेविड कैमरून। किसके स्थान पे? जेम्स क्लेवरली के स्थान पे। तो ये जेम्स क्लेवरली कहाँ गए? ये सुएला ब्रेवरमैन की जगह पे नए गृह मंत्री बने हैं। तो सुएला ब्रेवरमैन जो हटी हैं, बर्खास्त की गई हैं, उनके स्थान पे कौन नए गृह मंत्री बने हैं? जेम्स क्लेवरली। और ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरून, ये नए विदेश मंत्री बने हैं। किसके स्थान पे आए हैं? ये जेम्स क्लेवरली के स्थान पे आए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लेवरली को बर्खास्त नहीं किया गया है, बल्कि इनको स्थानांतरण इनका किया गया है, इनका मंत्रालय बदला गया है। जबकि सुएला ब्रेवरमैन जो कि गृह मंत्री थी, उनको हटा दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2023, आईसीसी हॉल ऑफ फेम की स्थापना 2009 में हुई थी दोस्तों, अर्थात 2009 से ही नामों की घोषणा की जाती है। इसका एक नियम है कि 7 वर्ष रिटायरमेंट के बाद, अर्थात रिटायरमेंट आज लिया तो 7 वर्ष बाद ही किसी को शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 7 वर्ष बाद शामिल कर ही लिया जाएगा या फिर ठीक 7 वर्ष बाद शामिल किया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कम से कम न्यूनतम है कि 7 वर्ष कम से कम रिटायरमेंट के हो जाएगा, तब आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए जो नाम आएंगे उन पर विचार किया जाएगा। हाल ही में 3 खिलाड़ियों को, 2 भारतीय और 1 श्रीलंकाई, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया 2023 के संस्करण में। कौन कौन? वीरेंद्र सहवाग पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। डायना एल्डूजी, इनके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे क्योंकि 1976 में जब पहला टेस्ट हुआ था भारत का वेस्ट इंडीज के साथ, महिला टेस्ट जो हुआ था महिला क्रिकेट में, तो पहला टेस्ट इन्होंने खेला था। और अपने समय की, उस समय महिला क्रिकेट पर कोई इतना ध्यान देता नहीं था, इसलिए फेमस नहीं हुई। तो इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चुनिंदा कुछ ही खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लेकिन ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो पहली भारतीय हैं, इनको पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अलावा श्रीलंकाई क्रिकेटर अरविंदा डी सिल्वा को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारत से अब तक कुल 9 लोग आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, जिनमें से 1 महिला डायना एल्डूजी हैं। इसके अलावा सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर को 2009 में, कपिल देव को 2010 में, अनिल कुंबले को 2015 में, राहुल द्रविड़ को 2018 में, सचिन तेंदुलकर को 2019 में और विनू मांकड़ को 2021 में शामिल किया गया था।
और अब सहवाग और डायना एल्डूजी को शामिल किया गया है। तो कुल 9 भारतीय खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में थैलिडोमाइड त्रासदी के लिए क्षमा मांगी है। थैलिडोमाइड एक दवा है। एक दवा में ये दवा दी जाती थी 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में गर्भवती महिलाओं को मितली आने से बचाने के लिए। जो मितली आती है महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को, तो उसके प्रतिरोध में ये दवा दी जाती थी। लेकिन इसके जो असर रहे, परिणाम रहे, बहुत ज़्यादा भयावह रहे। तो अजीबोगरीब तरह के जन्म दोष उत्पन्न हो गए थे जो बच्चे जन्म ले रहे थे इससे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने थैलिडोमाइड त्रासदी के लिए क्षमा मांग ली है, इसलिए ये चर्चा में आया है, पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता, SCRA, सप्लाई चेन रेजिलिएंट एग्रीमेंट। कोविड काल में और उसके बाद जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा जो शब्द चर्चा में रहा वो आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन है क्या, थोड़ा समझिए, 2 मिनट बस, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। सप्लाई चेन क्या होती है? जैसे आपके घर, आपका ये घर है, आप इस घर में रहते हैं और आप घर का सामान लेते होंगे ना, साबुन कहीं से कपड़ा लेते हैं। भोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब पेट नहीं भरेगा तो काम कैसे होगा। तो भोजन सबसे जरूरी होता है, और भोजन के लिए भी कहीं से सब्जी लेते हैं, कहीं से रोटी का जुगाड़ मतलब आटे का जुगाड़ होता है, कहीं चावल कहीं से आता है, और कहीं से आपका नमक आता है, कहीं से चीनी आ जाती है। इन सब चीज़ों पे निर्भर हैं। मान लीजिए कोई कारण होती है, आपदा आ जाती, बाढ़ आ जाती है, और ये इन 3 दुकानों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सप्लाई चेन प्रभावित हो गया, इससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक, तब क्या होगा, 2 चीजें होंगी, या तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, आप लूटपाट पे उतारू हो जाओगे, या दूसरी चीज क्या होगी कि सामान बहुत महंगे हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा पैसा चुकाना होगा जो आप आराम से चुका रहे थे। तो इसको लचीलापन, कैसा लचीलापन का अर्थ क्या होता है कि सप्लाई चेन ऐसा हो कि हमको किसी एक पे निर्भर ना होना पड़े, कि बाद ये ब्लैकमेल करने लगे, देखो भैया बाढ़ आ गई और हमको अब ज़्यादा पैसा दोगे तो हम उसका भुगतान करेंगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए और ज़्यादा स्रोत आपको पहले ही तैयार करके रखने होंगे कि भैया ये वाला प्रभावित हो जाए, ठीक है, तो ये वाला हमारा चलता रहे। तो इससे क्या करेंगे, आप 2-3 लोगों से सामान लेते रहोगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक, इससे क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट बना रहेगा। मान लीजिए कहीं पर ऐसी आपदा आ जाती है, या फिर उस वस्तु की, जो प्रोडक्ट आप वहाँ से ले रहे हो, उसका वहाँ से मात्रा अगर घट जाती है तो यहाँ से आप बढ़ा सको, है ना। इसी को मैनेजमेंट कहते हैं, सप्लाई चेन लचीलापन कहते हैं। तो वैश्विक संदर्भ में देखें तो इसका और ज़्यादा महत्व हो जाता है वैश्वीकरण के युग में। ज़्यादातर देश वर्तमान में क्या है, चीन पर निर्भर हैं कई वस्तुओं के लिए। तो चीन पर निर्भरता कम हो विश्व की, इसके लिए तमाम प्रयास जारी हैं, और उसी में से एक प्रयास है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता। ये IPF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जो देश हैं, सदस्य देश हैं, जिसमें भारत और USA भी शामिल हैं, कुल 14 सदस्य देश हैं, इनके बीच ये समझौता हाल ही में संपन्न हुआ है। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। IPEF है क्या, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है क्या? तो दोस्तों मई 2022 में पूछ सकता है, मई 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा ये लॉन्च किया गया मंच है IPEF। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। किसने शुरू किया इसको? जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति। इसमें वर्तमान में 14 सदस्य हैं। 14 को याद रखिएगा। कौन कौन है? भारत, अमेरिका तो है ही सबसे महत्वपूर्ण, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इतने सदस्य देश हैं इसके जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा हाल ही में किन 2 देशों ने लॉन्च किया है? स्टार्टअप और नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम करने के लिए। तो भारत और अमेरिका द्वारा ये लॉन्च किया गया है इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा। पूछेगा कि इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा पे हाल ही में किन 2 देशों के मध्य समझौता हुआ है, या किन देशों ने लॉन्च किया है मिलकर? तो भारत और अमेरिका ने। किल स्विच क्या है? तो UC डेविस
कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, कैलिफोर्निया अमेरिका का ये संस्थान है, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है किल स्विच की। ये कैंसर कोशिकाओं की मृत्यु को ट्रिगर करता है। जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनकी मृत्यु को ये ट्रिगर करता है। किल स्विच, इसकी खोज किसने की है? यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने। इग्ला एस, ये क्या है भैया? तो ये मैन पैड्स है। मैन पैड्स मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। रूस की मैन पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। किसकी है? रूस की है। चर्चा में क्यों है? कि भारत को आपूर्ति करने की घोषणा रूस के द्वारा की गई है। इसको कंधे से लॉन्च किया जाता है, सतह से हवा में मार करने वाली यह प्रणाली है। सोमालिया अभी हाल ही में चर्चा में है, अभी अफ्रीकी देश है। अल नीनो तथा हिंद महासागर डिपोल के कारण, इन दोनों घटनाओं के कारण यहाँ पर भारी बारिश हुई और भारी बाढ़ आई, भीषण बाढ़ यहाँ पर देखी गई। तो इस घटना को, इस संयुक्त घटना को संयुक्त राष्ट्र ने सदी में एक बार होने वाली घटना करार दिया। इतना ज्यादा ये दुर्दांत घटना थी जिसे सदी में एक बार होने वाली घटना करार दिया। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। पूछ सकता है कहां पर? सोमालिया में। सोमालिया के बारे में बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो 4 देश हैं, सीड, इनमें से एक सोमालिया है। सीड, इससे याद रख सकते हैं, SEED। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से इरिट्रिया और जी से जिबूती। इन 4 देशों से मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है, जो अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। आपको बता दें कि अफ्रीका की मुख्य भूमि पर सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश भी सोमालिया है। सोमालिया की राजधानी आप बताएंगे और सोमालिया की मुद्रा आप बताएंगे। ये 2 चीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोमालिया की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। इसमें भारत से भाग लेने के लिए पीयूष गोयल ने हिस्सा इसमें लिया। आपको बता दें कि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने इसमें भाग लिया, क्योंकि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अगर भारत को निकाल दिया जाए तो कुछ होता ही नहीं। भारत इतना महत्व का है, भारत केंद्र में है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो इसलिए भारत के महत्व को देखते हुए भारत इसमें हिस्सा लेता है, भले ही इसका सदस्य नहीं है। मॉस्कॉन सेंटर वेस्ट, ये पूछ सकता है क्योंकि इसी में यह सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में ये स्थित है। भारत से पीयूष गोयल ने भाग लिया। एपेक के बारे में बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 1989 में स्थापना हुई इसकी, 1989 से शुरू हुआ। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। स्थापना ऑस्ट्रेलिया में हुई थी इसकी, मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। 21 सदस्य देश जो हैं, इनमें क्या सभी एशिया प्रशांत क्षेत्र के ही देश हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर स्टेटमेंट में आए कि केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं वही इसके सदस्य हैं, तो बिल्कुल नहीं। एशिया प्रशांत के बाहर के भी 6 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। पेट्रो सांचेज दोबारा जो है ये स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। हेलुसिनेट एक शब्द है जिसकी परिभाषा है, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में दी गई है। क्या दी गई है डिक्शनरी में? AI जब मतिभ्रम करती है तो गलत जानकारी इससे उत्पन्न होती है, पैदा होती है। इसको कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है, हेलुसिनेट वर्ड को। सुरेश वाडेकर संगीतकार हैं, गीतकार हैं, गाना गाते हैं। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिष्ठित गढ़ सम्रागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार इनको प्रदान किया। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ऐतिहासिक कलिंग शहर यहीं पर है। फीफा के द्वारा भारत की पहली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा टैलेंट एकेडमी यहाँ पर शुरू होगी। 21 नवंबर को इसका उद्घाटन होगा। मिधली, ये क्या है? चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में
आ रहा है, बांग्लादेश से टकरा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये सुंदरवन के आसपास, इससे निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल भी प्रभावित होगा, भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अकेलापन, ये जो अकेलापन है, लोनलीनेस, इसको आपको पता है कि हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। समाजशास्त्रियों ने अकेलापन को आत्महत्या का कारण भी बताया है, दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत में भी अकेलापन का वर्णन है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्तमान में अकेलापन की जो घटनाएं हैं बढ़ रही हैं। ठीक है, हर तीसरा दूसरा व्यक्ति अकेला नजर आता है आपको। घर में 10 लोगों के बीच भी एक व्यक्ति अकेला। अब तो अकेला पन जो है उसके कई कारण हो गए हैं, पहले कारण अलग होते थे, वर्तमान में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में देखें तो कारण अलग हैं। सब कुछ होते हुए व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, तो कई कारण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक गंभीर वैश्विक खतरा घोषित किया गया है, किसको? अकेलापन को। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं अमेरिकी सर्जन डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि अकेलेपन का मृत्यु प्रभाव जो इफेक्ट है, एक दिन में 15 सिगरेट पीने के समान है। जितना प्रभाव 15 सिगरेट एक दिन में पीने वाले व्यक्ति पे मृत्यु का होता है, अर्थात जितना खतरा होता है उतना ही खतरा अकेलेपन का मृत्यु संबंधित घटना पर है। ठीक है, तो इतनी ये बताने का क्या मतलब है, ये मुख्य परीक्षा के लिए आपके बहुत जरूरी स्टेटमेंट हो जाता है। जब भी आप इस तरह की चीज लिखते हैं, अकेलापन पे कुछ लिखना हुआ, मान लीजिए 4th पेपर में, तो आपको ये जो डॉक्टर विवेक मूर्ति का कथन है इसको आप लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं वहाँ। HDFC लाइफ महत्वपूर्ण बीमा कंपनी है। वर्ष 2023 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार इसको सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या कौमी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। इसी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। 2013 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इस वर्ष की जो थीम है त्वरित परिवर्तन है। प्रतीक हमिंग बर्ड को रखा गया है। आपको बता दें कि विश्व शौचालय संगठन की स्थापना जैक सिम ने 2001 19 नवंबर को की थी। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर है। चूंकि 19 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। 2007 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस सार्वभौमिक रूप से पूरे विश्व में 1954 से मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 20 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया गया था। इस वर्ष की जो थीम है विश्व बाल दिवस की, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 21 नवंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था। बारीपदा उड़ीसा में स्थित स्थान है। यहाँ 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक संघ आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसमें शामिल हुई। शिलांग मेघालय की राजधानी है। यहाँ पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। शिलांग में शांति, निशस्त्रीकरण व विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो संयुक्त रूप से 2 संस्थानों को प्रदान किया गया। कोविड-19 योद्धाओं के प्रतिनिधि के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को यह प्रदान किया गया। शेनिस पलासियोस निकारागुआ की महिला हैं। 72वें मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता जो कि अल सल्वाडोर में आयोजित हुआ, इसमें इनको मिस यूनिवर्स चुना गया। गैलेक्सी लीडर
ये एक जहाज है, मालवाहक जहाज है, तुर्की से भारत जा रहा था। यमन के हौथी विद्रोहियों के द्वारा इसका अपहरण कर लिया, इसलिए ये चर्चा में है। ओपन एआई ये जो कंपनी है, इसने अपने सीईओ पद से सैम अल्टमैन को हटा करके मीरा मुराती को नया सीईओ बनाया। ओपन एआई कंपनी जिसका एक ऐप चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। उत्तर प्रदेश छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जो विश्व बाल दिवस की थीम थी, उसी थीम के नाम से एक अभियान शुरू किया है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। आपको बता दें कि 22 नवंबर 2023 को ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 जो कि गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुआ, इसमें यह पुरस्कार की घोषणा की गई। जेवियर माइली ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, यहाँ की मुद्रा पेसो है। दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ। पहला जो हुआ था 2021 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं, इनके समकक्ष ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स हैं, जो कि वहाँ के उप प्रधानमंत्री भी हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के, तो पेनी वोंग ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, ये चारों इस सम्मेलन, इस वार्ता में इन चारों ने भाग लिया। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी कोटा प्रदान करने वाला हरियाणा सरकार का कानून असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा पर यह एक निबंध टाइप का किताब है। कैप्टन हिमाद्री दास ने ये पुस्तक लिखी है। 13वां आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 ये भारत में आयोजित किया गया 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023। 5 अक्टूबर को पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। वहीं 19 नवंबर को फाइनल खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ये 13वां संस्करण था आईसीसी वनडे विश्व कप पुरुषों का। इसमें कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। वेस्टइंडीज इसमें भाग नहीं ले पाई थी, वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उसकी जगह नीदरलैंड आ गई थी। तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने क्वालिफाई, मतलब ये पूरे विश्व कप में इन टीमों ने हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर कुल 6ठी बार विश्व कप जीत लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में यह मैच हुआ था। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। 765 रन बनाए इन्होंने। किसी भी संस्करण में किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ सर्वाधिक रन है अभी तक का। इसके पहले 2003 में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था, जिसको विराट कोहली ने इस बार तोड़ दिया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए 24 विकेट, और भारत की तरफ से ये खेल रहे थे मोहम्मद शमी। मैन ऑफ द फाइनल मैच अर्थात फाइनल मैच में शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द फाइनल मैच का चुना गया, जिनको नहीं आउट करने के कारण ही शायद भारतीय टीम हार गई। अनपरा ई संयंत्र सोनभद्र में, अनपरा जो संयंत्र पहले से चल रहे थे उसमें एक और नया इकाई जोड़ी गई, अनपरा ई संयंत्र, अर्थात इसका अब निर्माण होगा, एनटीपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। 1600 मेगावाट की ये नई इकाई होगी, अनपरा ई इसका नाम रहेगा। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ। यह इस अभ्यास का 14वां संस्करण था। फायरबर्ड पेरुमल मुरुगन की पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए पेरुमल मुरुगन को साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे राष्ट्रपति रंग पुरस्कार, कलर पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। राष्ट्रपति कलर पुरस्कार पहली बार 27 मई 1951 को प्रदान किए गए थे। सैन्य व पुलिस इकाई को ये कलर पुरस्कार दिया जाता है। इसकी पात्रता है कि किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई जिसको दिया जा रहा है, न्यूनतम 25 वर्ष की उसकी सेवा होनी चाहिए।
गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन हुआ। इसका विषय सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ रखा गया, जो कि 21 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व मत्स्य पालन दिवस की भी थीम थी, उसका भी विषय था। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया। नोट करने वाली बात है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक व चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ल्ड फिशरीज फोरम की स्थापना 21 नवंबर 1997 को नई दिल्ली में हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। वीरदास वीरदास भारतीय अभिनेता है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। इनकी स्टैंड अप कॉमेडी सीरीज जिसका नाम वीरदास फॉर इंडिया था, इसके लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार इनको सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में दिया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है। लग्जमबर्ग एक लैंडलॉक कंट्री है, भूआबद्ध देश है। यह चारों तरफ से बेल्जियम, फ्रांस व जर्मनी से घिरा हुआ है। इसकी मुद्रा यूरो है। दक्षिण अफ्रीका आईसीसी ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका से छीन करके दक्षिण अफ्रीका को दे दी। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप श्रीलंका में आयोजित होना था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के चलते दक्षिण अफ्रीका को यह मेजबानी दे दी गई है। अटल इनोवेशन मिशन, जो कि नीति आयोग का मिशन है, इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर दोनों देशों की सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। इस एक्सेलरेटर का नाम है राइज। इसका फुल फॉर्म है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। यूएई अबू धाबी के नजदीक दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? यूएई में। 2 गीगावाट का ये क्षमता जो है इसकी संयंत्र की 2 गीगावाट की है। अबू धाबी के नजदीक इसको बनाया गया है। आपको बता दें कि यूएनएफसीसीसी का संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP28 का आयोजन यूएई में हो रहा है। ऑस्ट्रा हिंद 23 भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका दूसरा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में आयोजित हो रहा है। पहला संस्करण राजस्थान में आयोजित हुआ था 2022 में। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। पंकज आडवाणी, इन्होंने हम वतन सौरभ कोठारी को हराकर फाइनल में 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत लिया है। कतर की राजधानी दोहा में चैंपियनशिप आयोजित हो रही थी। किश्तवाड़ केसर जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट और सी बैकथॉर्न, इसके बारे में एक प्रश्न आ चुका है इसके पहले यूपीपीसीएस में। ये लद्दाख का एक पौधा है, औषधि पौधा है। 90% लद्दाख में ही पाया जाता है, बाकी हिमालय की तलहटियों में और स्थानों पर भी ये मिलता है। तो लद्दाख के सी बैकथॉर्न को और किश्तवाड़ केसर जम्मू कश्मीर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओडिशा में राष्ट्रपति के द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया, संबलपुर जिले से। क्लाइमेट इक्वलिटी अ प्लेनेट फॉर द 99% पूछेगा, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। जलवायु समानता 99% के लिए एक ग्रह। इसमें बात कही गई कि वैश्विक आबादी का सबसे अमीर 1% हिस्सा सबसे गरीब 66% हिस्से के बराबर कार्बन उत्सर्जित करता है। हाल ही में चर्चित लैंगलैंड्स कार्यक्रम क्या है? लैंगलैंड्स कार्यक्रम दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी गणित परियोजना है, जिसने हाल ही में शोध में ये बात सामने आई है कि गणित की जितनी भी विधाएं हैं सबको इसने प्रभावित किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1967 में गणितज्ञ रॉबर्ट लैंगलैंड्स के द्वारा की गई थी। इसी वजह से 2018 में इनको गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ई प्राइम लेयर, ये एरिजोना विश्वविद्यालय ने एक पृथ्वी के एक नए लेयर की खोज की है जिसका नाम ई प्राइम रखा है। पृथ्वी के सतह और उसके कोर के बीच एक लिंक का खुलासा एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। इसके अनुसार सतह का पानी पृथ्वी में गहराई से प्रवेश कर गया है, जिससे एक अलग परत बन गई है। यही परत ई प्राइम है। यूएसआई यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया
जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा व सैन्य मामलों पर भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है। 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यूएसआई ने रेड क्रॉस के साथ मिल करके नई दिल्ली में वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन किया। वार्षिक यूएन फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किसने किया? यूएसआई और रेड क्रॉस ने। इसका विषय क्या रहा इस फोरम का? अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना व मानवीय कानून। 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मांस रहित दिवस नो नॉनवेज डे घोषित किया गया है। इसके अलावा 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूएनजीए ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में की थी और 2000 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। दरअसल 25 नवंबर को इसलिए चुना गया कि 25 नवंबर को ही 1960 में डोमिनिकन गणराज्य की 3 महिलाओं को, मीराबल बहनें जिनको कहा जाता है, उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2008 से यूनाइट अभियान चलाया हुआ है, जिसका टारगेट 2030 तक महिलाओं के खिलाफ जितनी भी प्रकार की हिंसा होती है सबका पूर्णतः उन्मूलन करना है। असम के गुवाहाटी में 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के रूप में, एक भाग के रूप में इसका आयोजन हुआ। आपको बता दें कि 26 नवंबर को भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता या अग्रता कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिवस पर 2014 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पुरस्कार जो है, जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, 3 श्रेणियों में दिया जाता है। स्वदेशी गाय या भैंस नस्ल पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ किसानों को, दूसरा सर्वोत्तम डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी और डेयरी किसान उत्पादक संगठन को, और तीसरा सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को। आपको बता दें कि पहली जो 2 श्रेणियां हैं, इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए के साथ योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह वितरित किए जाते हैं। वहीं तीसरी श्रेणी का जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को केवल योग्यता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह वितरित किया जाता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 दिसंबर में शुरुआत की गई थी इस अभियान की। इसके अलावा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 2 फैक्ट हैं, याद रखिएगा। गीर्ड वाइल्डर्स नीदरलैंड चुनाव में विजयी हुए, संभवतः वहां के अगले प्रधानमंत्री होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे किस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। अभ्यास सूर्य किरण अभ्यास का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के मध्य आयोजित हुआ। अनाहत सिंह राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इन्होंने चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीत लिया है। इसके साथ ही यह चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। REC लिमिटेड विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण कंपनी है। एसोचैम के द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। ब्रिक्स की जो 2024 में बैठक होगी, रूस में आयोजित होनी है। इसमें अर्जेंटीना के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE प्रस्तावित सदस्य हैं, अर्थात इस सम्मेलन में ये सदस्य हो जाएंगे। हालांकि अर्जेंटीना का अब मामला डावाडोल समझ में आ रहा है। अर्जेंटीना के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका अमेरिका के साथ बहुत ही तगड़ा संबंध है और ये कट्टर पूंजीवादी माने जाते हैं। और यही कारण है, यही सब वजह है कि समझा जा रहा है कि अर्जेंटीना अपना जो आवेदन है वापस ले लेगा। तो ये जो गैप होगा, पाकिस्तान इस गैप को भरना चाहेगा और रूस, चीन इसका समर्थन भी करेंगे, भारत इसका विरोध करेगा। तो एक ड्रामा जरूर देखने को मिलेगा आने वाले समय में इससे संबंधित। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और इस्कॉन के मध्य इसके लिए एक समझौता हुआ है, एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर हुए हैं नशा मुक्त भारत अभियान के लिए। गैलाथिया की खाड़ी कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री का दौरा हुआ। दरअसल गैलेथिया की खाड़ी में भारत का अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रस्तावित है, जिसकी प्रगति समीक्षा के लिए ये यहाँ पर गए थे। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स पुस्तक है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई। इसके लेखक रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु हैं। अफगानिस्तान ने भारत में स्थित दूतावास को बंद करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब वहां पर सरकार अलग है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव रहेगा। भारत उसके साथ अच्छा संबंध बनाना चाहेगा। विश्व विरासत सप्ताह यूनेस्को के द्वारा 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया। मास्को ग्रेपलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि रूस में आयोजित हुई, भारतीय ग्रेपलिंग टीम यहां पर चैंपियन बनकर उभरी। 105 पदक इसने जीते। मिचोंग बंगाल की खाड़ी में वर्ष का चौथा चक्रवात जिसका नाम मिचोंग रखा गया है। बुर्गुपल्ली सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में स्थित ये स्थान है जहां पे दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश कभी कोई प्रश्न में पूछ लेगा मुख्य न्यायाधीश तो गलत हो जाएगा। तमिलनाडु की ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं और पहली महिला चूंकि न्यायाधीश थी तो पहली महिला मुस्लिम न्यायाधीश भी थी सर्वोच्च न्यायालय की। एशिया में भी अगर देखा जाए तो ये पहली महिला न्यायाधीश थी किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में, एशिया के किसी भी देश में। यूएसए यहाँ 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य जीते। रजत पदक किसने जीता? रोशिबिना देवी ने। रोशिबिना देवी वुशु खिलाड़ी हैं और एशियाई जो टूर्नामेंट हुए थे, एशियाई खेल हुए थे, उसमें भी ये काफी चर्चित रही थी। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अभियान, केरल सरकार का ये जो अभियान है सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसको वैश्विक पहचान मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी के वैश्विक सूची में इसको शामिल किया गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। पूछा जाएगा कहाँ पे 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। किसने उद्घाटन किया? नितिन गडकरी ने किया। ये थी साप्ताहिक खबरें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है 2015 से, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार 24 नवंबर के स्थान पे इस बार 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पे अवकाश घोषित किया गया था। तो 24 नवंबर की जगह 28 नवंबर ये डेट याद रखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो सरकारी अवकाश घोषित किया गया वो 28 नवंबर को किया गया, जबकि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जो है 24 नवंबर को होता है। यूएई के दुबई में यूएनएफसीसीसी का COP28 सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेने पहुंचे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सम्मेलन है, दुबई में आयोजित हो रहा है। आरोग्यम परम धनम टैग लाइन के साथ केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स थे, इनका नाम बदलकर क्या कर दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में हैम फेस्ट 2023 का आयोजन हुआ। हैम फेस्ट क्या है? तो हैम रेडियो से संबंधित है। हैम रेडियो का प्रयोग भूकंप, चक्रवात और अन्य आपदाओं से या अन्य आपदाओं के स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए किया जाता है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। पॉल लिंच आयरलैंड के लेखक हैं, आयरिश लेखक हैं। इनको पैगंबर सांग इनकी कृति के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए इन्होंने वेस्टर्न लेन जो कि सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर में थी, चेतना मारू भारतीय मूल की लेखिका है, इनकी इस कृति को पछाड़ कर जीता है।
विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप जो कि कतर के दोहा में आयोजित हुआ, विद्या पिल्लई भारती हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इस तरह से विश्व चैंपियन बनी। फिल्म फेयर ओटीटी प्लेटफॉर्म पुरस्कार 2023, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मनोज बाजपेयी को एक बंदा ही काफी है इसके लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट को डार्लिंग्स के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सीरीज का जो पुरस्कार मिला स्कूप को मिला। मध्य प्रदेश के दमोह जिला में देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनेगा। इसके लिए नोरादेही अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य के विलय को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। कोलकाता में एशिया के सबसे बड़े शो फिट एक्सपो 2023 का आयोजन 1 से 3 दिसंबर तक होगा। कहां पर? कोलकाता में एशिया के सबसे बड़े शो फिट एक्सपो। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन मुंबई के दाऊदी बोरा प्रमुख हैं। इनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए इनकी घोषणा की गई। इस तरह से ये चौथे भारतीय बन गए जिनके लिए पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान की घोषणा की गई है। आपको बताएं, पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, 1990 में घोषणा हुई थी। दूसरे दिलीप कुमार थे, अभिनेता, 1998 में पाकिस्तान ने घोषणा की थी। तीसरे अली गिलानी थे, 2020 में इनके लिए पाकिस्तान ने घोषणा की थी। अब चौथे कौन बने हैं? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं। ठीक है। 2023 में इनके साथ ही मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को भी पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान देने की घोषणा की है। 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1978 से संयुक्त राष्ट्र महासभा इस दिवस का आयोजन करती है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में ग्लोबल साउथ में न्याय तक पहुंच पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। किसकी मेजबानी में? तो नालसा, यूएनडीपी और यूएन आईसीईएफ, यूनिसेफ, इन तीनों संस्थाओं की मेजबानी में। सुगंति सुंदरराज को पीआरएसआई, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इंश्योर इंडिया कार्यक्रम, ये किसका कार्यक्रम है? तो एचडीएफसी बैंक का कार्यक्रम है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। नेट पोलरेक्स आईएक्स, ये 9वां राष्ट्र स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है जो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? वाडीनार, गुजरात में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, जो कि एक विष्णु मंदिर है मूलतः, 12वीं सदी में राजा सूर्य वर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित होगा। शुभंकर उज्ज्वला इसका रखा गया है, जो कि एक गौरैया है। उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले, जिसका नाम बाली यात्रा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑपरेशन 1027 का संबंध किससे है? तो म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक फोर्सेस का सेना के विरुद्ध, वहां की जो सेना है उसके विरुद्ध अभियान है ऑपरेशन 1027। आपको बताते हैं कि भारत ने भी मई 2023 में, जब म्यांमार मोचा चक्रवात के आक्रमण से प्रभावित था, तब भारत ने वहां पर ऑपरेशन करुणा नाम से एक अभियान चलाया था। अन्य जो चर्चित अभियान है ऑपरेशन अल अक्सा, हमास का इजराइल पर जो आतंकी हमला था, उसके बाद इजराइल ने हमास पर जो पलटवार किया, उसमें 2 ऑपरेशन है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड और ऑपरेशन टनल। भारत का जो ऑपरेशन चलाया गया इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए, तो उसका नाम है ऑपरेशन अजय। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित एक सुरंग, सिलकयारा सुरंग, इसमें 41 मजदूर फंस गए थे, जिनको 17 दिन की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसके लिए सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा और एनडीआरएफ आदि जो टीमें थी, इन सब के द्वारा मिल करके ऑपरेशन लाइफ या ऑपरेशन जिंदगी चलाई गई, जिसमें सफलता मिली। महिला एसएचजीज, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए महिला एसएचजीज को ड्रोन प्रदान करने के लिए 1261 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। इसमें चुने हुए महिला एसएचजीज को, जहां पर ड्रोन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो सकता है,
वहां पर कुल 15,000 महिला एसएचजीज का चयन किया जाएगा। हर एसएचजीज को अन्य सुविधाओं के साथ ही 8 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, अर्थात 8 लाख रुपए एक एसएचजी को प्रदान किया जाएगा। इसमें 18 वर्ष या अधिक की जो महिला होंगी, सदस्य होंगी, उनको 15 दिन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। पासीघाट पूर्वी सियांग जिला अरुणाचल प्रदेश में हम्प विश्व युद्ध द्वितीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं एरिक गारसेटी, इन दोनों के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर इस संग्रहालय में अमेरिकी विमान के अवशेष रखे जाएंगे। उस अमेरिकी विमान के अवशेष रखे जाएंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जिसमें मुफ्त अनाज 5 किलो दिया जाएगा पात्र लाभार्थियों को। साहस ये क्या है? तो एक सुरक्षा आधारित त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है। प्रति तिमाही ये पत्रिका छपेगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में IIT रुड़की सहारनपुर में जो इकाई है, इसमें भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा सरकार ने की है। भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र होगा ये। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 30 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। वर्जिन अटलांटिक का बोइंग 787 दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन उड़ान इसने भरी है। बोइंग 787 किस कंपनी का? वर्जिन अटलांटिक कंपनी का ये विमान है। दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन उड़ान इसने भरी है, ठीक है। कहां से कहां तक? ये सस्टेनेबल फ्यूल, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के नाम से जिसको जाना जाता है और काफ़ी इस समय चर्चा में भी है, विभिन्न, अब आप देखेंगे COP28 जो हो रहा है, इसमें भी इस पे चर्चा होगी, इसके प्रयोग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। तो हीथ्रो लंदन से न्यूयॉर्क में जो जॉन F कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ तक इसने उड़ान भरी है। एंड्री राजो एलिना मेडागास्कर के पुनः राष्ट्रपति बन गए हैं, पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। गोवा की राजधानी पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण 54th जो सेशन था, संस्करण था, आयोजित हुआ। इसमें माइकल डगलस जो कि हॉलीवुड अभिनेता हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। इसके अलावा एंडलेस बॉर्डर्स एक फारसी फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड इसको प्रदान किया गया। निर्देशक इसके कौन है? अब्बास अमीनी है। इसके अलावा ड्रिफ्ट जो कि एक फ्रेंच मूवी है, एंथोनी चेन की फिल्म है, ये ICFT यूनेस्को गांधी पदक इसको प्रदान किया गया। इसी दौरान एक सरकार के द्वारा या इस संस्था के द्वारा जो ये पुरस्कार देती है, ये समारोह आयोजित कराती है, एक चैलेंज आयोजित किया गया, 48 घंटे का चैलेंज। इस 48 घंटे के दौरान एक लघु फिल्म बनानी थी। इसकी थीम रखी गई थी द मिशन फॉर लाइफ। तो इसके लिए ओध एक मूवी को, क्या नाम था? ओध। इसको 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ये ओध जो मूवी है, लघु फिल्म है, घटते समुद्र तट, जो गोवा में घटते समुद्र तट है, इस पर आधारित मूवी है, इसको दिया गया, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित हो रही है, इसका आरंभ हो गया। CM योगी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अंत में विजेताओं के बारे में भी देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। कतर की राजधानी दोहा में वाइज 11th अर्थात शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? क्रिएटिव फ्लुएंसी। सफीना हुसैन जो कि भारत में एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। एजुकेट गर्ल्स एक संस्था है जिससे लाखों छात्र जुड़े हुए हैं। तो इनको जो है, सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ये इंडिगो एयरलाइंस एक महत्वपूर्ण एयरलाइंस है भारत में उड़ान भरने वाली।
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन होगी कौन? इंडिगो। इसकी घोषणा हो गई है। मिचोंग या माइकोंग, कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि बंगाल की खाड़ी में आने वाला वर्ष का चौथा चक्रवात है ये। म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया है मिचोंग। पार्थेनन मूर्तियों को लेकर के अभी हाल ही में किन दो देशों के मध्य राजनयिक विवाद देखने को मिला? तो ग्रीस और ब्रिटेन में विवाद हुआ। ब्रिटेन की संग्रहालय में ग्रीस के ये पार्थेनन मंदिर से संबंधित मूर्तियां रखी गई हैं, जिसकी वापसी को लेकर के इन दोनों में विवाद रहा। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल, एम्पलीफाई पोर्टल या एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल, ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। विविध प्रकार के डेटा जो विभिन्न हितधारक हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये थे आपके नवंबर माह के करंट अफेयर्स, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी के माह के भी करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में हैं। इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे हमारे फ्री में, जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।